नमस्कार प्रिय छात्रों, आर के क्लासेस खरगोपुर के इस शानदार शिक्षण प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस वर्ष इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड 2024 की परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। इसके बाद हम बिना समय गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 12 के लिए सामान्य हिंदी में एक वायरल मॉडल प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे, जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस मॉडल पेपर से इस बार की यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% प्रश्न आने वाले हैं। तो आज हम लोग इसी मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा मॉडल पेपर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ये हमारा है कक्षा 12 के लिए। इसका विषय जो है सामान्य हिंदी। समय हमें दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक हमारा रहने वाला है 100। इसमें हमें कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिनको हम देख लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नोट करके दिया गया है। सबसे पहले नंबर पर प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। और दूसरे नंबर पर निर्देश दिया गया है, इस प्रश्न में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमारा निर्देश हो जाता है। और आज का जो मॉडल पेपर हम सॉल्व कराएंगे उसका आंसर उसके साथ ही अटैच करके हम लाए हैं। यानी हम फुल सॉल्यूशन के साथ आज ये मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो पूरी जानकारी से वंचित रह जाएंगे। तो इस प्रकार से हम आ जाते हैं अपने पहले नंबर के प्रश्न पर। हमारा पहले नंबर का प्रश्न जो दिया गया है वो खंड का में दिया गया है। तो हमारा पहले नंबर का प्रश्न दिया गया है, का में करके दिया गया है। प्रश्न 1 का है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। हमसे प्रश्न पूछा गया है बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में, जो कि हमारा 1 नंबर के लिए है। हमसे प्रश्न पूछा गया है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो इसमें हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले विकल्प में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरे में है संपूर्णानंद, और तीसरे में दिया गया है मोहन राकेश, और चौथे विकल्प में दिया गया है रामकृष्ण दास। तो प्रश्न 1 के का में हमें बताना है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न संख्या 1 के का में विकल्प नंबर 2 सही है। विकल्प नंबर 2 सही है। इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक संपूर्णानंद जी हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न आ जाता है 1 का खा। 1 के खा में हमसे प्रश्न पूछा गया है, लल्लू लाल की रचना है। आप लोग हमारे साथ ही प्रश्न को और आंसर को दोहराते रहिए ताकि आपके दिमाग में जल्दी से बैठ जाए और आपको इसका उत्तर याद हो जाए। तो खा नंबर पे पूछा गया है लल्लू लाल की रचना है। तो सबसे पहले विकल्प दिया गया है सुख सागर, दूसरे में है प्रेम सागर, और तीसरे में दिया गया है परीक्षा गुरु, और चौथे में दिया गया है रानी केतकी की कहानी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि प्रश्न संख्या 1 के खा में कौन सा विकल्प सही है। लल्लू लाल की रचना है, यानी लल्लू लाल की रचना कौन सी है। तो लल्लू लाल की रचना है। इसमें इसका विकल्प नंबर जो हो जाता है 2, इसका विकल्प नंबर 2 हो जाता है। लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर, यानी लल्लू लाल की रचना कौन सी है, प्रेम सागर। इस प्रकार से हमारा प्रश्न 1 के खा का आंसर हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न 1 के गा में। प्रश्न 1 के गा में हमसे प्रश्न पूछा गया है, हमसे पूछा गया है पर्दा कहानी के लेखक हैं। हमसे पूछ रहा है प्रश्न कि पर्दा कहानी के लेखक हैं। हमें बताना है कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है। तो सबसे पहला विकल्प दिया गया है प्रेमचंद, दूसरा दिया गया है जयशंकर प्रसाद, और तीसरा दिया गया है अमरकांत, और चौथा दिया गया है यशपाल। तो आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइए कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है। तो पर्दा कहानी के लेखक जो है इसमें यशपाल जी हैं। यशपाल जी हैं, तो इसका विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 1 के गा का विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न 1 के घा में। प्रश्न 1 के घा में हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। हमारा प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है कि आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। तो सबसे पहला विकल्प दिया गया है विष्णु प्रभाकर, दूसरा है राम वृक्ष बेनीपुरी,
और तीसरा है राहुल संस्कृत्यायन और चौथा विकल्प दिया गया है रांगे राघो। तो इसमें से आप लोग बताइए कि कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न संख्या 1 के घ में विकल्प नंबर 1 सही है, यानी आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। इस प्रकार से आप लोग 3 बार दोहराइए, आपको प्रश्नों के आंसर याद हो जाएंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 1 के अंगा में। घ हमारा पूरा हो जाता है। 1 के अंगा में दिया गया है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। हमें बताना है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहले में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और दूसरे में दिया गया है सरदार पूर्ण सिंह, और तीसरे में दिया गया है वासुदेव शरण अग्रवाल, और चौथे में दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रकार से हमें बताना है कि प्रश्न संख्या 1 के अंगा में कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न संख्या 1 के अंगा में चौथा विकल्प सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला हमारा विकल्प सही है, यानी बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 1 समाप्त हो जाता है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। तो प्रश्न संख्या 2 में हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि कामायनी किस युग की रचना है। तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि कामायनी किस युग की रचना है। तो सबसे पहला विकल्प दिया गया है द्विवेदी युग, और दूसरा है छायावादी युग, और तीसरा विकल्प दिया गया है भारतेंदु युग, और चौथा विकल्प है हमारा प्रगतिवाद युग। तो इसमें से केवल एक विकल्प सही है। तो आप लोग बताइए कि कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो कामायनी किस युग की रचना है, तो हमें यही प्रश्न बताना है। तो कामायनी हमारा छायावादी युग की रचना है। तो प्रश्न संख्या 2 के का दूसरा विकल्प सही हो जाता है। कामायनी किस युग की रचना है? तो कामायनी छायावादी युग की रचना है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 के ख में। प्रश्न संख्या 2 के ख में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 4 कवि दिए गए हैं, और उनमें से कोई एक कवि ऐसे हैं जो प्रगतिवादी युग के हैं। तो आप लोगों को विकल्प में चुन के बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। तो सबसे पहले नंबर पर विकल्प है अग्रदास, दूसरे में है तुलसीदास, और तीसरे में है नंददास, और चौथे में दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर। चौथे में दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 के ख में हमारा विकल्प चौथे नंबर का सही हो जाता है। प्रगतिवादी युग के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। प्रगतिवादी युग के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद हमारा आ जाता है प्रश्न संख्या 2 का ग। प्रश्न संख्या 2 के ग में हमसे प्रश्न पूछा गया है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष में किया गया था। तो सबसे पहला विकल्प है 1941 ईस्वी, दूसरा विकल्प दिया गया है 1943 ईस्वी, और तीसरा विकल्प दिया गया है 1954 ईस्वी, और चौथा विकल्प दिया गया है 1947 ईस्वी। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 के ग का दूसरा विकल्प सही हो जाता है। तार सप्तक का संपादक, यानी तार सप्तक का प्रकाशन जो हुआ था 1943 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 2 का ग समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 के घ में। प्रश्न संख्या 2 के घ में हमसे प्रश्न पूछा गया है द्विवेदी युग की रचना नहीं है। हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 रचनाएं दी गई हैं, उनमें से हमें बताना है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है। कौन सी रचना द्विवेदी युग की नहीं है। तो सबसे पहला विकल्प है प्रिय प्रवास, दूसरा विकल्प है साकेत, और तीसरा दिया गया है भारत भारती, और चौथा हमारा दिया गया है कामायनी। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी रचना द्विवेदी युग की रही है। तो यहाँ पर जो कामायनी रचना दी गई है ये छायावादी युग की रचना है। तो हमारा प्रश्न संख्या 2 के घ का चौथा विकल्प सही हो जाता है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 3 आ जाता है। प्रश्न संख्या 3 में हमें एक गद्यांश दिया गया, हम इसको पढ़ेंगे। दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
तो हमें एक गद्यांश दिया गया है प्रश्न संख्या 3 में, हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हमें इसका उत्तर देना है। तो हमारा गद्यांश इस प्रकार से है, इसमें दिया गया है, धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सभी की यानी इनकी सबकी जांच पड़ताल आवश्यक है। तो ये हमारा गद्यांश दिया गया है और हमसे प्रश्न पूछा गया है। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ हम इस प्रकार से लिखेंगे, ये 1 नंबर पर दिया गया है, तो हमने लिखा यहाँ पर उत्तर नंबर 1 और संदर्भ की हेडिंग दी है। यहाँ पर हम संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। तो ये हमारा इसका संदर्भ हो जाता है। इसके बाद हमसे दूसरे नंबर का प्रश्न पूछा गया है, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो हम इसका उत्तर देंगे। इसके उत्तर में हम लिखेंगे दूसरे नंबर पर, धरती अपने गर्भ में अनेक प्रकार के रत्नों को धारण करने वाली है, इसलिए धरती को वसुंधरा कहा जाता है, या इसलिए धरती वसुंधरा कहलाती है। इस प्रकार से हमारा दूसरा आंसर हो जाता है। अब हमसे तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हमारा रेखांकित अंश जो दिया गया है इसमें रेखांकित अंश धरती माता से लेकर के और ना होना चाहेगा तक दिया गया है। तो हम इसका रेखांकित अंश का व्याख्या लिखेंगे। हम इसके रेखांकित अंश के व्याख्या में इस प्रकार से लिखेंगे, हम तीसरे नंबर की हेडिंग डाल देंगे और लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें हम लिखेंगे, धरती माँ के गर्भ में असीम मात्रा में मूल्यवान खजाना भरा हुआ है। यह पृथ्वी मूल्यवान वस्तुओं का कोष है। अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को अपने में धारण करने के कारण ही इस धरती को वसुंधरा कहा जाता है। इस तथ्य से हम सभी को परिचित होना चाहिए। इसके आगे हम लिखेंगे, यही तथ्य हमें राष्ट्रीय भावना से जोड़ता है और आर्थिक रूप से संपन्न भी बनाता है। तो इस प्रकार से हमारा तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाता है। अब हमसे चौथा प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। तो हम चौथे प्रश्न का आंसर देंगे। चौथे प्रश्न का आंसर इस प्रकार से हो जाएगा, चौथे में हम लिखेंगे, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर पृथ्वी की देह को सजाया है। तो इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा कि दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर पृथ्वी की देह को सजाया है। इसके बाद हम देखेंगे अपने 5वें प्रश्न पर। 5वें प्रश्न में हमसे पूछा गया है, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे, हम 5वें नंबर की हेडिंग दे देंगे, हम 5 नंबर लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे, यहाँ पर हमारा आंसर दिया गया है 5वें नंबर का, ये है हमारा 5वें नंबर का आंसर। भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें जांच पड़ताल करना चाहिए। भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए, हमें जांच पड़ताल करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 3 हो जाता है। और प्रश्न संख्या 3 में अथवा करके भी दिया है, यदि आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आप इसके आगे प्रश्न संख्या 3 में ही यहाँ पर दिया गया है अथवा करके, तो आप इसको कर सकते हैं। तो हम इसको भी आपको बता दे रहे हैं, इसमें भी इसका संदर्भ लिखना रहेगा और जो संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्न का आपको आंसर देना रहेगा। और सभी के लिए यानी दोनों के लिए आपको समान अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको 10 अंक दिए जाएंगे, यानी 5 और गुणा में 2 करके दिया गया है। यानी जब आप पूरा हल करेंगे तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे तीसरे नंबर के क्वेश्चन में। ये हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। यदि आप पूरा हल करते हैं तो आपको 10 नंबर दे दिया जाएगा।
तो तीसरे वाले में एक हमने कर दिया है, एक गद्य से दिया रहता है और एक पद्य से दिया रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि 5 नंबर का आपको गद्य से व्याख्या करना रहेगा, संदर्भ लिखना रहेगा, और 5 नंबर का आपको पद्य से। तो दोनों में अथवा अथवा करके दिया रहता है। तो हमने इस वाले को कर दिया है। अब हम आपको अथवा वाले का भी बता देते हैं, क्योंकि आप अगर इसको ना करना चाहें तो आप अथवा वाले को भी कर सकते हैं। इसमें अथवा वाले में दिया गया है, अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा था, पुराने चित्र से इसे देखने वाला उदास होता है। यानी पुराने चित्र से इसे देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितना ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। जब यह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है। जब यह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तो वह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास नहीं करती। कहाँ अशोक का कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कहाँ अशोक का कुछ भी नहीं बिगड़ा है। कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे, मतलब लिखा है कि कालिदास इसका रस ले सके थे। अपने ढंग से मैं भी ले सकता हूं, मैं भी इसका रस ले सकता हूं। अपने ढंग से उदास होना बेकार है। तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया है, हम इसका फटाफट आंसर आपको दे देते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा प्रश्न है, लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है। और चौथा प्रश्न है, गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। और पांचवा प्रश्न हमसे पूछा गया है, गद्यांश की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। तो हमने सभी प्रश्नों का आंसर यहाँ पर दे रखा है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हमने यहाँ पर संदर्भ की हेडिंग दी है और इसका संदर्भ हम इस प्रकार से लिखेंगे। हम लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। इस प्रकार से ये हमारा इसका संदर्भ हो जाता है। इसके बाद हमसे दूसरा प्रश्न पूछा गया है, उसमें कह रहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो हमारा रेखांकित अंश यहाँ से दिया गया है, पंडिताई भी एक बोझ है, जितना ही भारी होती है उतना ही तेजी से डुबोती है। यहाँ तक हमारा रेखांकित अंश दिया गया है। तो हम इसकी व्याख्या इस प्रकार से लिखेंगे। हम रेखांकित अंश की व्याख्या की हेडिंग देंगे दूसरे नंबर पर, लिखेंगे पंडिताई अर्थात विद्वता। पंडिताई का अर्थ होगा विद्वता। इसका मतलब उन्हें लिखा है, पंडिताई अर्थात विद्वता भी एक भार है, बोझ है मतलब भार है। यह जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से मनुष्य को डुबाती है। विद्वता अहंकार को उत्पन्न करती है, यानी जो जितना ही बड़ा विद्वान हो जाता है उतना ही बड़ा अहंकारी हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया है, हमने यहाँ पर लिखा, जो जितना ही बड़ा विद्वान होता है वो उतना ही बड़ा अहंकारी हो जाता है। यहां से हम पढ़ रहे थे कि विद्वता अहंकार को उत्पन्न करती है और अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण हो जाता है। यानी विद्वता जो होती है वो अहंकार को उत्पन्न करती है और अहंकार हमारे विनाश का कारण हो जाता है। और जो जितना बड़ा विद्वान होता है वह उतना ही बड़ा अहंकारी होता है। रावण का उदाहरण हमारे समक्ष है। हमने यहाँ पर रावण का उदाहरण लिया है कि रावण बहुत ही बड़ा विद्वान था, वो उतना ही बड़ा अहंकारी भी था। उसके अहंकार के कारण उसका सर्वनाश हो गया। तो उस जैसा विद्वान धरती पर शायद ही पैदा हुआ हो, लेकिन उसके अहंकार ने ही उसका सर्वनाश कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा दूसरे वाले का आंसर हो जाता है। अब हमसे तीसरा प्रश्न पूछा गया है, लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, तीसरे नंबर की हेडिंग दे देंगे हम तीसरे की, और लिखेंगे लेखक के अनुसार उदास होना बेकार है क्योंकि इससे हमें ही नुकसान होगा। इसलिए हमें उन्नति और अवनति दोनों परिस्थितियों में संभाव से रहना चाहिए। यानी हमारा नुकसान हो रहा है या हमारा फायदा हो रहा है, दोनों स्थितियों में हमें समान रहना चाहिए। इस प्रकार से हमारा तीसरे का आंसर हो जाता है। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न हमसे कह रहा है, गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग गद्यांश का भाव स्पष्ट करेंगे। चौथे में
गद्यांश का भाव स्पष्ट करना है तो चौथा नंबर हम डाल देंगे। लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में, यानी प्रस्तुत पंक्तियों से यह भाव स्पष्ट हुआ है कि हमें विषम परिस्थितियों में भी डट कर खड़े रहना चाहिए। विषम परिस्थितियों को देखकर हमें उदास नहीं होना चाहिए। हर परिस्थिति में हमें समान भाव रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा चौथा आंसर हो जाता है। इसके बाद हम पांचवें का आंसर लिखेंगे। पांचवा प्रश्न हमसे पूछ रहा है गद्यांश की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। तो हमें इस गद्यांश की भाषा शैली की विशेषताएं बतानी है। तो पांचवें नंबर पर हमें विशेषता लिखनी है इसकी भाषा शैली की। तो लिखेंगे हम यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सरल और सहज है। इसमें खड़ी बोली का भी प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 3 का वाला आंसर हो जाता है, यानी अथवा का भी हो गया और उससे पहले वाला का भी हो गया। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 पर, यानी हमने प्रश्न संख्या 3 का आंसर दे दिया है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 में हमसे प्रश्न पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर भी गद्यांश यहाँ पर भी जो पद्यांश हमें दिया गया है यह भी हमें 10 अंकों के लिए दिया गया है। और 10 अंकों के लिए जब दिया गया है तो इसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं। ऊपर वाले में भी हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ऊपर वाले में भी यहाँ पर भी 10 अंकों के लिए दिया गया है, ये भी 10 अंकों के लिए दिया गया है। और 5 प्रश्न जो पूछे गए हैं, 1 2 5 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी 5 दूनी 10, यानी जब आप पांचों प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो आपको 10 अंक प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से पद्यांश में भी है, उसी प्रकार से गद्यांश में भी है। तो हम लोग आ जाते हैं पद्यांश में, यानी पद्य में, कविता वाले में आ जाते हैं। हमारा चौथा नंबर का प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारा पद्यांश इस प्रकार से दिया गया, हम इसको पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। हमारा पद्यांश है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप ना करने पाऊं। तो ये हमारा पद्यांश दिया गया है और इसमें हमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं। यदि हम पांचों प्रश्नों का सही आंसर देते हैं तो 10 नंबर हमें मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये हमारी पूरी गारंटी है कि यदि आप उत्तर सही लिखेंगे तो आपको पूरा अंक दिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। इसमें कौन सा अलंकार है। और उसके बाद चौथा प्रश्न पूछ रहा है, पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। और पांचवा है, भाषा की विशेषताएं बताइए। तो हम लोग सबसे पहले प्रश्न का आंसर देते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हम इसका संदर्भ इस प्रकार से लिखेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर डालकर संदर्भ की हेडिंग में, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित तथा कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है, जिसके रचनाकार श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इस प्रकार से हमारा पहले प्रश्न का आंसर हो जाता है। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न का आंसर देंगे। दूसरा प्रश्न हमसे पूछ रहा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो हमारा रेखांकित अंश इसमें दिया गया है, इसमें है दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ से लेकर के कौन सा पथ है तक दिया गया है। तो हम इसका व्याख्या करेंगे। तो इसकी व्याख्या हम इस प्रकार से करेंगे, हम दूसरा नंबर डालेंगे और लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या की हेडिंग। और हम लिखेंगे यहाँ पर, सौगंध खाना यद्यपि व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है, तथापि मुझ अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। ये बात कौन कह रहा है? ये बात माता कैकेयी कह रही है। इस प्रकार से हमारा दूसरा आंसर हो जाता है।
अब तीसरा प्रश्न पे आ जाते हैं हम। तीसरा प्रश्न हमसे पूछ रहा है, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप ना करने पाऊं, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो हम इसमें अलंकार को बताएंगे। ये हमारा तीसरा वाला प्रश्न है। तो तीसरे में है, करके पहाड़ सा पाप कौन सा, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप ना करने पाऊं, इसमें उपमा अलंकार है। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा आंसर हो जाता है। इसके बाद चौथा प्रश्न हमसे पूछ रहा है, पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो हम इस पद्यांश का भाव स्पष्ट करेंगे। हम चौथे नंबर की हेडिंग देंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम चौथे नंबर में, यह पद्यांश मैथिली शरण गुप्त द्वारा व्यक्त किए गए एक विचार को दर्शाता है जो मानवीय साहस और निष्ठा का आह्वान करता है। यह एक अंतरात्मिक विचारों से व्यक्ति को उत्तेजित करता है और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहने के लिए, यानी अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहने के लिए उत्तेजित करता है। इसके बाद हमारा पांचवा प्रश्न हम देखेंगे कि क्या कह रहा है। चौथे प्रश्न का आंसर हो जाता है। पांचवें प्रश्न में कह रहा है, भाषा की विशेषताएं बताइए। तो इसमें हम भाषा की विशेषताएं बताएंगे। तो इसमें हम हेडिंग दिए हैं भाषा की विशेषताएं 5वें नंबर पर। तो सबसे पहली विशेषता है कि इस पद्यांश में विचारों को गंभीरता से प्रस्तुत किया गया है। और दूसरा है, समांतर अलंकार का प्रयोग भावपूर्णता को बढ़ाता है। और तीसरे में लिखेंगे हम, व्यक्तिगत अनुभवों और धार्मिक विचारों को साझा करने के लिए सांस्कृतिक परिधान इसमें भाषा की जो विशेषता है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 4 हो जाता है। और प्रश्न संख्या 4 में आगे अथवा करके भी दिया जाता है। यदि आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आप आगे हम इसको बता रहे हैं अथवा वाले को कर सकते हैं। दोनों के लिए समान अंक हैं। तो चौथे का अथवा वाला दिया गया है, हम इसको पढ़ेंगे। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक हुआ गोद में ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, जाता कोई जलद यदि बेम में हो तो उसे ला, धीरे धीरे परस कर उसकी क्लांतियों को मिटाना, छाया द्वारा सुखित करना तृप्त भूतांगना को। तो इस प्रकार से हमारा ये पद्यांश दिया गया है और इससे हमें प्रश्न पूछा गया है। हमें इसमें 5 प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले नंबर पर उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। और दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा प्रश्न है, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती हैं। और चौथा प्रश्न है, होठों की और कमल मुख में अलंकार बताइए। और पांचवा प्रश्न है, जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। तो हम पहले वाले का संदर्भ इस प्रकार से लिखेंगे। हम संदर्भ की हेडिंग देंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश के कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है और यह हमारे पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है। या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है और जिसके लेखक और जिसके रचयिता जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न हमसे पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। इसमें रेखांकित अंश यहाँ से दिया गया है, जो थोड़ी सी से लेकर के म्लानताएं मिटाना तक दिया गया है। तो हम इसकी व्याख्या इस प्रकार से लिखेंगे। हम रेखांकित अंश की व्याख्या की हेडिंग देंगे और लिखेंगे, राधा पवन दूतिका से कह रही है कि यदि मार्ग में कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, थकी हुई प्रतीत हो तो उसकी थकावट को दूर कर देना। यही इसकी व्याख्या हो जाती है। इसके बाद तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है। तीसरे में है, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती हैं। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे तीसरे वाले का, राधा पवन से लज्जाशील महिला के प्रति स्नेह और प्रेम का आचरण अपनाने के लिए कहना चाहती हैं। इस प्रकार से हमारा तीसरे वाले का आंसर हो जाता है। और चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है, होठों की और कमल मुख में अलंकार बताइए। तो हम चौथे वाले का आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, होठों की और कमल मुख में अलंकार जो है मानवीकरण और उपमा अलंकार है।
इसके बाद हमारा पांचवा प्रश्न दिया गया है। पांचवें में हमसे पूछ रहा है जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। तो जलद और कृषक ललना का अर्थ हमने यहाँ पर इस प्रकार से दिया है। जलद का अर्थ होता है बादल और कृषक ललना का अर्थ होता है किसान स्त्री या श्रमिक स्त्री जो मजदूरी करती है वो स्त्री हो जाती है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 समाप्त होता है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 हमसे कह रहा है 5 का दिया इसमें निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचना का उल्लेख करिए। यानी हमें साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। कम से कम आपको 80 शब्दों में, मतलब अधिकतम 80 शब्दों में लिखना है और उसके लिए 5 अंक दिए जाएंगे आपको। साहित्यिक परिचय लिखने पर आपको 3 अंक और 2 अंक आपको दिए जाएंगे उनकी प्रमुख रचनाएं लिखने पर। तो यहाँ पर हमें 3 जीवन परिचय दिए गए हैं, 3 में से एक को लिखना है। पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और तीसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इन सभी लोगों का जीवन परिचय का वीडियो हमने ये चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप लोग जा करके देख लीजिए। इसके बाद 5वें का खा आ जाता है। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो इसमें भी 3 जीवन परिचय दिया गया है, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। तो आप इन लोगों का भी जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय, जिसको जो कुछ भी आप बोलते हैं, उसका वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप लोग जा करके देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द की रहेगी और उसके बाद अथवा करके दिया है ध्रुव यात्रा कहानी की कथास्तु संक्षेप में लिखिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर, यानी कहानी से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं उसका हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है और उसको चैनल पर अपलोड कर दिया है और उसका लिंक हम उसकी वीडियो के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग इसका आंसर अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 7 आ जाता है। प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य का, मतलब किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग खंड काव्य दिए जाते हैं, तो इसमें से सभी लोग अपने अपने जिलों के खंड काव्य को लिख लेंगे, क्योंकि अगर हम इस वीडियो में हर एक जिले का खंड काव्य लिखना बताएंगे तो पॉसिबल नहीं है कि एक वीडियो में समाप्त हो जाए, बहुत ही लंबा वीडियो बनेगा। तो आप लोग अपने जिले का खंड काव्य अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। तो हर एक खंड काव्य में 2-2 प्रश्न दिए रहेंगे, जिनमें से केवल आपको एक प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। तो वो हमारा खंड का हो जाता है। अब हम आ जाते हैं खंड खा में। खंड का हमारा समाप्त हो गया, हम आते हैं खंड खा में। तो खंड खा हमारा प्रश्न संख्या 8 से दिया गया है। प्रश्न संख्या 8 में है दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसे हमें पढ़ना है, उसके बाद इसका अनुवाद करना है। तो इसको हम पढ़ते हैं आराम से। महामना विद्वान वक्ता धार्मिकों नेता पटु पत्रकाराचासित परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवयो आसीत यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पाड्यमानश्च पश्यत तत्रैव सा शीघ्रमेव उपस्थिता सर्वविधिम साहाय्यमांच आकरोत प्राणिसेव अस्य स्वभाव एवासीत। तो हमें इसका हिंदी में ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद लिखना है। तो हम इसका हिंदी में ससंदर्भ अनुवाद लिखेंगे। तो यहाँ पर हम उत्तर नंबर 8 दिए हैं, उसका संदर्भ इस प्रकार से लिख रहे हैं। संदर्भ की हेडिंग देखिए कि प्रस्तुत अवतरण संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। ये हमारा संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है और इसका अनुवाद हम इस प्रकार से लिखेंगे। हम अनुवाद में लिखेंगे कि महामना मालवीय जी विद्वान वक्ता धर्मात्मा नेता और चतुर पत्रकार थे, किंतु इनका सर्वोच्च गुण ही लोक सेवा था। जहां कहीं भी ये
लोगों के दुखों और पीड़ित लोगों को देखते थे, वहीं शीघ्र उपस्थित होकर सभी प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। इस प्रकार से हमारा इसका संदर्भ हिंदी में अनुवाद हो जाता है और इसमें अथवा करके भी दिया गया है। यदि आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। हम इसको पढ़ेंगे। इसमें दिया गया है, हंस राजा तदेव परिसमध्या आत्मना भागिने पापे हंसो कपोताय दुर्हित रक्षमत मयूरो हंसपोतिकाय प्राप्या लज्जिता तस्मात् स्थानात् पलायिता हंस राजोपि हिष्ट मानसा स्वागृहम आगच्छत। तो इस प्रकार से हमारा गद्यांश दिया गया है। हम इसको पढ़ेंगे, यानी हमने इसको पढ़ा है, अब हम इसका आंसर देंगे। यानी हमें पूछ रहा है कि इसका संदर्भ बताओ और इसका हिंदी में अनुवाद करो। तो इसका संदर्भ हम इस प्रकार से लिखेंगे। हम संदर्भ की हेडिंग देंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के भाग जातक कथा पाठ के नृत्य जातम शीर्षक से अवतरित है। और इसका अनुवाद इस प्रकार से हो जाएगा। हम अनुवाद में लिखेंगे, हंसराज ने उसी परिषद के बीच अपने भांजे हंस कुमार को पुत्री दे दी। मोर हंस पुत्री को ना पाकर लजाकर उस स्थान से भाग गया। हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर को चला गया। इस प्रकार से हमारा अथवा वाले का भी आंसर हो जाता है। इसके बाद हम आ जाएंगे प्रश्न संख्या 8 के खा वाले पर। प्रश्न संख्या 8 के खा में दिया गया है, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसको हम पढ़ेंगे पद्यांश को। नमे रोचते भद्रम व उलू कश्याम वेचनम आकुद्धस्य, यानी आक्रुद्धस्य मुखम पश्चा कथम कुद्धो भविष्यति। तो इसका हमें संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये हमारा जो पद्यांश दिया गया है ये उलूक जातम पाठ से हमारे लिया गया है, संस्कृत का है। तो इसका संदर्भ लिखेंगे हम लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ से, जातक कथा पाठ के उलूक जातम से उद्धृत है। अब इसका अनुवाद हम लिख देंगे। अनुवाद में हो जाएगा, तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता, यानी नमे रोजते भद्रम हुआ उल्लू कश्यम वेचनम। इसका हो जाएगा कि तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। इस क्रोधहीन का मुख देखो, क्रोध में कैसा होगा। इसके बाद थोड़ा और हम लिख देंगे। हम लिखेंगे, वह मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता कहकर चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया। उल्लू ने भी उसका पीछा किया, तब से वह दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। पक्षी भी सुअर हंस को राजा बनाकर चले गए। तो इस प्रकार से हमारा खा वाले का संदर्भ अनुवाद हो जाता है। अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, परोचे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत्रादिशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। इसका हम कर देंगे संदर्भ हिंदी में अनुवाद। तो ये हमारा श्लोक है और ये संस्कृत के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है। तो इसका संदर्भ हम लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि शीर्षक पाठ से अवतरित है। और इसका अनुवाद लिखेंगे हम, परोचे कार्य हंतारम का ये हो जाएगा, परोचे मतलब पीछे से, कार्य हंतारम मतलब पीछे से कार्य को करने वाला या बिगाड़ने वाला। तो इसका अनुवाद लिख देंगे हम, जो पीछे से कार्य को बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार से छोड़ देना चाहिए जैसे विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध भरा हो। यानी पूरा घड़ा तो विष से भरा है लेकिन ऊपर थोड़ा सा दूध भरा है तो पूरा तो जहर ही तो है, अगर कोई पी लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार से ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 8 हो जाता है। अब हम लोग आएंगे प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 में दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर 4 मुहावरे दिए गए हैं जिनमें से आपको केवल एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो हम आपको 1-2 का बता दे रहे हैं।
तलवार की धार पर चलना, इसका अर्थ हो जाएगा बहुत कठिन कार्य करना। वाक्य प्रयोग लिख देंगे कि तुमने इस कार्य को कैसे किया, यह तो तलवार की धार पर चलने के समान है। इसके बाद हम दूसरे वाले का बता दे रहे हैं, टका सा जवाब देना। टका सा जवाब देने का मतलब हो जाएगा इनकार कर देना। वाक्य प्रयोग लिख देंगे, सुरेश ने अपने भाई को टका सा जवाब दे दिया और कहा कि अपना काम स्वयं करो। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 9 हो जाता है। इसके बाद हमारा आ जाता है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में दिया गया है, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो इसमें हमें एक गद्यांश दिए जाएंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में इंटरमीडिएट की परीक्षा में एक गद्यांश दिया जाएगा, अपठित गद्यांश, जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, और उसी पर आधारित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इस गद्यांश को पढ़ लेंगे। जैसे इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसी में इसका आंसर लिखा रहेगा। जैसे इसमें दिया गया लेखा के अनुसार इच्छा, लोभ आदि का परिमाण यानी परिणाम क्या होता है, तो इसमें इसका आंसर होगा, कहीं ना कहीं हम इसको पढ़ते हैं, यह कहना एक भूल है कि इच्छा असंतोष, लोभ आदि के कारण मनुष्य आगे बढ़ने को प्रेरित होता है तथा समृद्धि को प्राप्त करता है। वास्तव में इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण समाज में शोषण, कुटिलता, अत्याचार, भोग वृत्ति एवं आसक्ति को प्रोत्साहन मिलता है। तो इस प्रकार से जब आप इसको पढ़ेंगे पूरा तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आप लोग इसको कर लीजिएगा। यदि आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आप ये नीचे वाला एक गद्यांश दिया गया है उसमें से आप कर लेंगे। आपको परीक्षा में नया ही गद्यांश दिया जाएगा, अपठित गद्यांश रहेगा, मतलब जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। तो आप लोग इसको जब पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, इसी में आप खोज कर लिख लेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 10 हमारा हो जाता है, अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। तो प्रश्न संख्या 11 में हमसे कह रहा है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ करके मतलब सही अर्थ चयन कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है वसन और व्यसन, यहाँ पर दिया गया है वसन और व्यसन। तो वसन और व्यसन का सही अर्थ क्या होगा, पहले में दिया गया है विवश और व्याकुलता, बी में है कवच और भोजन, सी में है वस्त्र और आदत, और डी में है विस्तार और अवधि। तो व्यसन, यहाँ पर जो वसन दिया गया है, वसन का अर्थ निकालेंगे और फिर व्यसन का अर्थ निकालेंगे। तो वसन का अर्थ होता है वस्त्र और व्यसन का अर्थ होता है आदत। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 11 का पहले का हमारा विकल्प सी सही हो जाता है, यानी वसन और व्यसन का सही अर्थ हो जाएगा विकल्प सी, ये वाला सी, वस्त्र और आदत। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 का दूसरा वाला दिया है अंबुज और अम्बुद। तो हमें इसका सही अर्थ बताना है। तो अंबुज का अर्थ बताएंगे हम, उसके बाद अम्बुद का। तो अंबुज का जो अर्थ होगा, अंबुज का अर्थ होगा कमल और अम्बुद का अर्थ होगा बादल। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 11 के दूसरे का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अंबुज का अर्थ कमल हो जाएगा, अम्बुद का अर्थ बादल हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं प्रश्न संख्या 11 के खा में। तो 11 के खा में दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर अंबर, पट, विधि और नाग दिया गया है, इनमें से केवल एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। तो हम सबका बता दे रहे हैं। अंबर का अर्थ हो जाता है आकाश और वस्त्र, और पट का अर्थ हो जाता है कपड़ा और वस्त्र, विधि का अर्थ हो जाता है प्रणाली और संगति, और नाग का अर्थ हो जाता है सांप और सर्प। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 11 का खा वाला प्रश्न हो जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 11 का गा वाला प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न संख्या 11 के गा में दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो सबसे पहले में दिया गया है जो आंखों के सामने हो। तो जो आंखों के सामने होता है उसको क्या बोलते हैं, ए में नेत्र सम्मुख, बी में प्रत्यक्ष, सी में आंखों के आगे, डी में प्रत्येक आंख। तो जो हमारे आंखों के सामने होता है उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष।
तो इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे वाले पर। दूसरे वाले में दिया गया है जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ए में जानकार, बी में ज्ञानी, सी में जिज्ञासु और डी में बुद्धिमान। तो जानने की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं जिज्ञासु, यानी जो जिज्ञासा रखता हो किसी चीज को जानने की, वही जिज्ञासु हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 11 के घ में। प्रश्न संख्या 11 के घ में दिया गया है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो पहले नंबर पर दिया गया है तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो इसका हम सही रूप से लिखेंगे। इसमें लिखेंगे तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है इसमें। और उसके बाद इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, हम लिखेंगे इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। इस प्रकार से हम प्रश्न संख्या 11 के घ में किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिख देंगे। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 12 आ जाता है। प्रश्न संख्या 12 के का में दिया गया है वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। तो इनमें से आपको केवल एक का लिखना है, तो हम बता दे रहे हैं, हास्य रस का बता दे रहे हैं। हास्य रस का लिखेंगे हम। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से सहयोग करता है तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण हम लिखेंगे। इस उदाहरण में लिखेंगे हम नाना वाहन नाना बेसा, बीसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुबाहु। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 का खा जाता है। इसमें दिया गया श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। तो इसका हमें इसका लक्षण अथवा उदाहरण लिखना है, तो हम इसका लक्षण उदाहरण लिखते हैं। श्लेष का हम लिखेंगे जहाँ काव्य में कोई एक शब्द एक ही बार प्रयोग होता है, यानी जहाँ काव्य में कोई एक शब्द एक ही बार प्रयोग होता है और उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो इसका उदाहरण हम इस प्रकार से लिखेंगे। श्लेष अलंकार का हम लिखेंगे तुम कौन धपाठी पढ़े हो, कहो मन ले पै देव छटांक नहीं। तो ये हमारा हो जाता है, ये घनानंद जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका हम स्पष्टीकरण दे रहे हैं आपको। इसमें मन और छटांक श्लिष्ट शब्द है, जिसमें मन और छटांक परिमाणवाची शब्द हैं, किंतु श्लिष्ट अर्थ से तात्पर्य चित्त और छटांक से तात्पर्य सौंदर्य दर्शन से होगा। इस प्रकार से 12 का खा हो जाता है। और 12 के घा में दिया गया है दोहा अथवा सोरठा छंद की मात्रा सहित उदाहरण अथवा लक्षण लिखिए। तो प्रश्न संख्या ग में हम दोहा का उदाहरण सहित लक्षण लिखेंगे। दोहा में क्या होता है कि दोहा एक अर्ध सम्मात्रित छंद होता है, जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसमें तुक मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यह परिभाषा हो जाता है। और उदाहरण में हम लिख देंगे भरतहि होय न राज मृदु, विध हरि कर पद पाए, कबहू की काज सिकरनी और क्षीर सिंधु बिन साय। तो ये हमारा इसका उदाहरण हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 12 समाप्त होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 में दिया गया है बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र अथवा प्रार्थना पत्र लिखिए। उसके बाद अथवा करके दिया गया है शहर में फैली गंदगी संक्रामक बीमारी की तरफ से जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र अथवा प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसका वीडियो हम सेपरेट वीडियो बना करके प्रार्थना पत्र लिखने का हम आपको इस वीडियो के बाद में दे देंगे। इसके बाद आ जाता है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। पहला है देश की बेरोजगारी की समस्या, दूसरा है आतंकवाद और की समस्या और समाधान, तीसरा है वृक्षारोपण का महत्व और चौथे नंबर पर दिया गया है, चौथा नंबर नहीं है इसमें, केवल 3 नंबर ही है, यानी 3 निबंध दिए जाएंगे जिनमें से आपको केवल एक पर निबंध लिखना रहेगा। तो इस प्रकार से आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वायरल मॉडल पेपर को सॉल्व कराया है। तो आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिएगा।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि सबको पता चल सके कि इस बार परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए। धन्यवाद। इसके बाद हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।